अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका ताल्लुक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम, जो कि प्रीवियस लेक्चर से लिंक करता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूले देखे थे। जब हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन हो और मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर एटॉमिक मास होगा तो वो तो हमें याद होता है, मोलर मास अगर कोई कंपाउंड होगा तो हम उसको प्रीवियस लेक्चर में हमने उनका मोलर मास फाइंड आउट करना सीख लिया था। तो कंपाउंड को देखकर ही या एलिमेंट को देखकर ही हम उसका मोलर मास बता देते हैं और हम मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी किसी प्रॉब्लम में मोल गिवन होता है और हम मास फाइंड आउट करते हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास मास आ जाता है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं और हमें कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और हमें कहते हैं मोल मालूम करें। तो उन प्रॉब्लम्स में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का मोल का फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जब हमें वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब गिवन हो और वॉल्यूम एट एसटीपी हमारे पास मौजूद हो, जिसकी वैल्यू हमने कहा होती है 2.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हम मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम एट एसटीपी से। अब जैसे आपको पता है कि आपको कहा जाए कि 2 + 3 किसके बराबर है 5 के, और आपको कहा जाए 1 + 4 किसके बराबर है 5 के। तो इसका मतलब क्या है? 2 + 3 और 1 + 4 भी आपस में इक्वल है। अब यही बात यहां पर है, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। हमें कहा जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपने मास मालूम करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? मास फाइंड आउट करना है। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये भी मोल ये भी मोल। आपको ये मालूम करना है तो आप यहां से करें पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर n है, इसके नीचे जो मोलर मास है यहां लाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक फॉर्मूला और बन गया। अब आपको कहा जाए पार्टिकल्स फाइंड आउट करने, क्या कहा जाए? पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं और आपको क्या गिवन हो? मास। तो जो फाइंड आउट करना है उसको यहां लिखें। सवाल में गिवन क्या है? आप प्रॉब्लम्स देखेंगे वहां आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और आपने यहां से क्या किया? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर Na। इसी तरीके से आपको कहा जाता है, एक फॉर्मूला और बनता है, आपको कहा जाता है कि भाई आप वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब निकालें और आपको मास गिवन है। मास गिवन है, जो फाइंड आउट करना है उसको यहां रखें। मास गिवन है तो आपने यहां से क्या किया? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और वॉल्यूम एट एसटीपी इधर आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, इनसे पहले मोल निकाल लें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? मोलर मास से। अब आपने वॉल्यूम निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से मोल निकाल लें, फिर आप क्या फाइंड आउट कर लें? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पहले इन फॉर्मूलों के सेपरेट न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इन फॉर्मूलों को कंबाइन करके इनके प्रॉब्लम्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कैसे आते हैं? पहले फॉर्मूले से देखें। आपको कहा मास ऑफ अ सब्सटेंस ग्राम में दिया हुआ है और जो है वो फॉर्मूला दे दिया। इससे आप क्या मालूम कर सकते हैं? मोलर मास। कैसे मालूम करेंगे? सोडियम का 23 इसको आप रफ में मालूम कीजिएगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आ जाएगा, जो हमारे पास कितना था? 106 ग्राम पर मोल। मोल फाइंड आउट करना है, मास को डिवाइड कर दिया मोलर मास से, 60 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल था, मोल ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास मोल का यूनिट आ गया और ये वैल्यू आ गई। फिर सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? मास इन ग्राम आपको फाइंड आउट करना है, मोल यूनिट से लाजमी पहचानिएगा। मोल आपको दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है? नाइट्रिक एसिड का। मोल आपने लिख लिए, मोलर मास। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत माने रखती है, मैंने इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाया, फिर मैंने कहा ये वैल्यू बहुत इधर हो जाएगी तो फिर मैंने मोलर मास यहाँ लिख दिया और इसका जो मोलर मास था वो रफ वर्क में फाइंड आउट किया, कितना हुआ? 63 ग्राम पर मोल। फिर मास इन ग्राम निकालना था, स्मॉल एम से जाहिर किया। मोल का फॉर्मूला क्या था? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास निकालना था, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो फिर जब आपने मल्टीप्लाई किया, ये मोल और ये मोल मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे थे, कट गए, पीछे मास का यूनिट आ गया ग्राम। अब इसी तरीके से एक प्रॉब्लम आपको मैंने दी, आप करके देखिए। आपको कहा गया व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मोल इज 0.5 एंड मास इज 50 ग्राम। मोलर मास मालूम कर सकते हैं आप, अब जरा इसको चेक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले की। अब मास और मोल के रिलेशन देखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो है मॉलिक्यूल्स और मोल का। पहला सवाल देखें, सवाल में क्या गिवन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 8.50 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिवन है। अब इस कंपाउंड को देने का हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू लगती है और वो कितनी है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल।
मोल फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वैल्यू लगाई, पुट की, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स कट गया, पर मोल मल्टीप्लाई में आ गया और ये आपके पास मोल्स आ गए। अब अगर कोई सवाल ऐसा हो कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको पता है जो होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब देखिए मैंने यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा है क्योंकि यहाँ कंपाउंड था, यहाँ मैंने एटम्स लिखा है क्योंकि सवाल में हमें कहा हुआ है नंबर ऑफ एटम और हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, एटम्स पर मोल है। फाइंड आउट क्या करने, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। आपने उधर जो है वैल्यूज को लिख दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से ही आपने फॉर्मूले को जाहिर किया, मोल मल्टीप्लाई हो गए एवोगैड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। जो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर लिखी। अब देखिए मोल यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप जो है वो यूनिट को पुट करें, अगर आप नहीं पुट करना चाहते, आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए मोल यहाँ पर क्या है, आपके पास मॉलिक्यूल्स पर मोल, तो मोल से मोल कट गया, मॉलिक्यूल्स आ गए और ये इसका आंसर आ गया। अब इसी रिलेशनशिप को आप लोगों ने सॉल्व करना है मोलर वॉल्यूम के साथ और हम अब कंबाइन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। सवाल देख लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम एट एसटीपी पता होता है, मोल फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमें मोल दिए में वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब मालूम करना है, वॉल्यूम एट एसटीपी आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आप मुझे इनके आंसर जो है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कैलकुलेट द मास इन ग्राम इन 1.8 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मॉलिक्यूल्स गिवन है और मास इन ग्राम मालूम करना है। तो डेटा बनाया आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे और हमें पता है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर वो गई मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें दोनों फार्मूले पता हैं, यानी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और दूसरा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर n है। मैंने कहा मास निकालना है, मास को इस साइड पर लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों इक्वेट हो गए ना, इक्वेट हो गए, मास डिवाइडेड बाय क्या हो गया मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर n। मास निकालना था, कैसे निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर n है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मोलर मास से, ये फार्मूला बन गया और इस फार्मूले को आपने इधर रख दिया। अब मैंने इसी को इसी तरीके से बनाया, मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इस फार्मूले को खोल दिया आपने, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, वैल्यूज रख दी, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स कट गया और यहाँ से मोल इनवर्स अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मोल से मोल कट गया, मोल इनवर्स लिख देंगे तो आसानी से कट जाएगा, पीछे यूनिट रह गया ग्राम, बाकी कैलकुलेशन। अच्छा बच्चों, अब इस सवाल को ज्यादातर जब हम यूनिवर्सिटी में सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम जो है वो कंपैरिजन मेथड पर ज्यादा वर्क करते हैं। अब कंपैरिजन मेथड या मोल रेशो मेथड, फैक्टर मेथड, इस मेथड से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये तरीकेकार मुश्किल लग रहा है और आपकी बुक्स में जो है वो प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व हुए हैं कि मोल रेशो मेथड से, तो जरा सा उसको भी देख लीजिए। जो चीज हमें गिवन है ना, हमेशा याद रखिएगा जब हम मोल रेशो मेथड पे बात करते हैं, और ये मैं सिखा क्यों रहा हूं कि भाई जब मैंने फॉर्मूले बता दिए फिर भी सिखा रहा हूं, वजह ये है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर, और अभी हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो वहां पर हम इन्हीं तरीके कार से सवालों को सॉल्व करेंगे। जो अब मैं कह रहा था कि सवाल में जो चीज गिवन है उसके स्टैंडर्ड से हमेशा स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सेकंड मेथड है। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन थे और आपने कहा कि उसका स्टैंडर्ड कितना होता है, उसका स्टैंडर्ड होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के तो उनका मास कितना होगा, उनका मास होगा हमारे पास 100 ग्राम। कितना होगा, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया। अगर एक मॉलिक्यूल होगा यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसका मास क्या होगा, तो आप 100 को डिवाइड कर दोगे कितनी वैल्यू से, 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हुए जो हमारे सवाल में गिवन है, 1.8 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हुए, तो उनका हमारे पास मास कितना होगा, तो ये 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 1.8 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। हो गया। बस सवाल में इनमें देखना क्या है, जो चीज हमें गिवन है उसके स्टैंडर्ड से हमने स्टार्ट करनी है। ये मॉलिक्यूल्स कट गए तो आप देखें ऊपर वाली जैसे वैल्यूज बन रही थी नीचे भी हमारे पास वही वैल्यूज बन रही हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 29.90 ग्राम। अब मजीद और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमें गिवन है मास, हमें फाइंड आउट करना है मास, और हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम से भी सॉल्व कर सकते हैं और स्टैंडर्ड उसका वॉल्यूम होता है 22414 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम
अप्रोक्सीमेटली 2 to 400 सेंटीमीटर क्यूब भी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ले लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चंस के अंदर ये कहना, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना जरूरी है कि हम जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना लाजमी है। वॉल्यूम हमने इसको चेंज कर लिया, 800 सेंटीमीटर क्यूब में था, उसको हमने चेंज कर दिया 1000 से डिवाइड करके, तो डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो गया हमारे पास वैल्यू, और 0.8 डेसीमीटर क्यूब आ गई। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इतना होता है, इसको हम V से शो कर लेते हैं, ये V है और ये Vn है। और फिर उसके बाद मोलर मास फाइंड आउट करना मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में सिखाया है। तो कितना हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 12 तो 44 ग्राम पर मोल। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने मालूम कर लिया। मास मालूम करना था तो दो फॉर्मूले थे, N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दूसरा क्या था, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम एट STP। ये फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा यहाँ डिवाइड में ये मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। कंपैरिजन करवा दिया मैंने, यही कंपैरिजन करवा के लिखा। अक्सर बुक में फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है तो मैंने यूं फॉर्मूला भी लिख दिया, फिर आपको वैल्यूज लिख दी। प्रेजेंटेशन पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इस वजह से मैं आपको कॉपी में कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन करके दिखाऊं। अब मोल रेशो मेथड से इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा सा ये आप प्रॉब्लम्स को देख लीजिए। अब शुरू करते हैं हम। हमें क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम के स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज मास। कितना मास है इसका, 44 ग्राम। अगर इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका मास कितना होगा, 44 डिवाइडेड बाय 22.4। ये ग्राम है, ये क्या है, डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल में कितना कितना गिवन है, 0.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.8 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब कटा। अब देख लें ऊपर वाली वैल्यू बन गई। अगर ये इतना होगा तो इसका मास कितना आ जाएगा, 1.57 ग्राम। अब एक प्रॉब्लम और देख लीजिए, या आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन बनाकर मैं एक सवाल दे देता हूं, आप सवाल लिख लीजिए। कैलकुलेट, चले मैं डिक्टेट कर लेता हूं, आप सवाल लिख लीजिएगा ताकि आपका टाइम बच जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस enclosed in a container at standard temperature pressure। अब मजीद कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अब सवाल कह रहा है एक आइडियल गैस है जिसको आपने एक सिलेंडर में जो है वो क्लोज किया हुआ है, उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास दिया हुआ है 0.72 ग्राम और आपको मोलर मास निकालना है। कह सकता है भाई उसकी मर्जी, ये सवाल दिया हुआ उसने। अब आपको गिवन क्या है सवाल में, वॉल्यूम दिया हुआ था 500 सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ना भी करें कोई मसला नहीं है, नहीं करेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम लिखेंगे जो कितना होता है 22414 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको सेंटीमीटर क्यूब से सवाल को चलाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। मास ऑफ एन आइडियल गैस दिया हुआ था 0.72 ग्राम, मोलर मास निकालना है। बहुत से तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, आप जिस मेथड से करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। आप कैसे करना चाह रहे हैं सवाल को आपको पता है, एक साथ फार्मूला लगा दें। मोल निकालने का फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला क्या है, ठीक है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम एट STP। पहले आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इससे मोल आ जाएगा। फिर इस मोल को और इस वाले फार्मूले में रख देंगे और क्या करेंगे, मोलर मास इधर जाएगा, ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा। आप चाहते हैं नहीं डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्या निकालना है आपको, मोलर मास निकालना है। आपने यहाँ से कंपेयर करवा दिया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम एट STP। पलट दें इसको वैल्यूज को, मोलर मास ऊपर आ गया, ठीक है, मास नीचे चला जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से मोलर मास निकालना है, यहाँ से क्या हुआ, वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब जो वैल्यू दी हुई थी वो हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा सा ये देख लीजिए। आपने कहा वॉल्यूम कितना गिवन है, ठीक है, जो चीज गिवन होती है उसके स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे। 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये गैस गिवन है, कौन सी गैस है, ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पर उसके कितने मोल दिए हुए हैं, 1 मोल, ठीक हो गया भाई। अगर ये 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो क्या करेंगे, 1 मोल को डिवाइड कर देंगे कितने से, 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। तो आपके पास
फिर वॉल्यूम कितना गिवन है 0.5 डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इसका आंसर कितना आ गया, डिवाइड कीजिए और मुझे आंसर बताइए। 0.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.022 मोल। कितने मोल आ गए। अब जब आपके पास मोल आ गए, आपको मोल तो नहीं चाहिए, आपको मोलर मास चाहिए। फिर अब हमारे पास स्टैंडर्ड तो है नहीं मोलर मास का कि हम उससे कंपैरिजन करवाएं। अब यहां पर मर्जी आप फॉर्मूला लगाएं। देखें मैंने आपको तीनों मेथड से सॉल्व करवाया। कैसे, फॉर्मूले को अलग अलग लगाएं, फॉर्मूले को कंबाइन करके लगाएं, मोल रेशो मेथड से कंपैरिजन करके लगाएं। वजह क्या है सिखाने की कि आपको तरीकेकार आना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आप सवाल को गौर से पढ़िए, सवाल में गिविंग क्या है और आपने उस सवाल में फाइंड आउट क्या करना है। अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है, या फॉर्मूलों को कंबाइन करके लगाना है, या आपने मोल रेशो मेथड करके उसको फाइंड आउट करना है। फिर आपने कहा वी नो डैट, क्या जानते हैं आप, यही जानते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास चाहिए तो आप क्या कीजिए, यहां से इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, माल आपके पास जो मास है उसको मोल से डिवाइड कर दिया। मास कितना है 0.72 और मोल कितने आ गए 0.022 मोल। तो आपके पास जो आइडियल गैस है उसका जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया बच्चों, इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा क्या आए। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखें। सवाल कह रहा है 10.0 ग्राम ऑफ फॉस्फेरिक एसिड, इसको पानी में आपने डिसॉल्व किया एक्सिस में, जो कि अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, और फाइंड आउट करना है 10.0 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो, हर एक अलग आयंस का मास भी निकालना है, और साथ ही साथ हमने फाइंड आउट करना है क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हों उनको फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले डेटा बनाया, मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 10 ग्राम था, मोलर मास कैलकुलेट कर दिया, प्रीवियस लेक्चर में सिखाया आपको कितना हुआ 98 ग्राम पर मोल। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है, फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब आयंस में डिसोसिएट होंगे तो यहीं से हम डिसोसिएट करना सीखेंगे। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड निकालने के लिए हमने क्या किया, मोल वाला फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब यहां पर हमें मास गिवन था तो मोल किस में कन्वर्ट हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसमें हमने कन्वर्ट किया तो वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गए, यानी आपके पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूल्स पर मोल आ गए। तो फिर यहां से क्या हुआ, मोल इनवर्स कटा और ग्राम से ग्राम कटा, तो ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा सा इसको देख लीजिए। अब हमने कहा कि जब हम फॉस्फोरिक एसिड को पानी में डिसोसिएट करते हैं तो वो अपने आयंस में कैसे डिसोसिएट होंगे, यानी फॉस्फोरिक एसिड जब पानी में जाएगा तो 3 पॉजिटिव आयंस देगा और 1 फॉस्फेट नेगेटिव आयंस देगा। ये मैंने टॉपिक आपको रेडिकल्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1 के सी में सिखाया था कि हम कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को डिसोसिएट करते हैं। पॉजिटिव आयंस देख लें, फॉस्फोरिक एसिड पॉजिटिव आयंस कितने प्रोवाइड करेगा, अगर 1 मोल जो है या 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का होगा तो वो 3 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। यहां से हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स कितने थे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, तो आयंस में डिसोसिएट होने पर इन्होंने हाइड्रोजन आयन कितने प्रोवाइड किए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू आ गई। फिर जितने फॉस्फोरिक एसिड हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं, इनकी वैल्यू बराबर थी। अब मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस हमने फाइंड आउट करने हैं बच्चों। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान तरीका है, हमने इस तरीके से मालूम करना है कि जो मास ऑफ पॉजिटिव आयन है वही मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हमारे पास मोल में क्या था, यहां पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस थे उनको आपने 6.02 एक्सपोनेंट 23 इतने आयंस से डिवाइड कर दिया और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। कितना होता है 1.008 ग्राम पर मोल। तो आपके पास आयन से आयंस कट गए, हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयन थे वो आ गई। इसी तरीके से मास ऑफ फॉस्फेट आयन, अब देखें जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो मोल होती है। जब हम उसको मास में कन्वर्ट करते हैं तो आपने यहां देखा कि मास में जो वैल्यूज हैं आयंस की वो डिफरेंट है। तो यहां से फॉस्फेट आयंस आपने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया इसका फॉस्फेट आयन का 95 ग्राम पर मोल
होता है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास यहाँ पर फॉस्फेट आयंस का मास ग्राम में आ गया। अब तीसरी और चौथी और आखिरी चीज क्या थी कि सोल्यूशन के अंदर कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आयंस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। आप जरा सा इस पर बात कर लेते हैं। अब आपको एक चीज बता दें, जब फॉस्फोरिक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड हुए, हाइड्रोजन आयन जो है वो 3 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड हुए और आपके पास फॉस्फेट आयंस जो है ये प्रोवाइड हुए। अब हमने यहां से कहा कि जब आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स है तो कितने पॉजिटिव जो है वो चार्जेस मौजूद होगा, जो आपके पास हाइड्रोजन आयन का पॉजिटिव चार्ज होगा, आपने उसको क्या किया, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इतने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस करेगा नेगेटिव चार्ज को, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने यहां पर रीजन ये लिख दिया, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, सो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स इन सॉल्यूशन। जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब मोल से रिलेटेड जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स थे, मोल, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और जो है मोलर वॉल्यूम, इसको मैंने काफी हद तक जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जो भी बुक है कराची बोर्ड से रिलेटेड है या पंजाब बोर्ड से रिलेटेड है, बलूचिस्तान से है, केपीके से है, तो उनमें जो है वो और आउट ऑफ द पाकिस्तान जो किताबें हैं, जो उर्दू और हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको मोल से रिलेटेड अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम जो समझ में ना आ रही हो तो वो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको किताबों के अंदर जिस तरह की भी प्रॉब्लम पूछी जा सके उनको मैं सॉल्व करवा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर आपका समझ आया तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।